मैं अपने दोस्तों से यह बातें सुनते आ रहा था कि कम उम्र की पत्नी का बहुत फ़ायदा होता है। एक तो वह डर और झिझक की वजह से बहुत कम बोलती है। उसको ज़्यादा दुनियादारी की समझ नहीं होती। जिस रंग में उसको रंग दो उसी रंग में वह रंग जाती है। अपने पति का हर हुक्म मानती है। उसका दिमाग कच्चा होता है। वह डरी सहमी रहती है अपने पति से। उसके मुकाबले में बड़ी उम्र की पत्नी के बहुत नुकसान होते हैं। जैसे वह समझदार होती है, छोटे छोटे मामलों को बड़ा बड़ा करके पेश करती है, घर में लड़ाई झगड़े करती है और पूरे घर पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। अपने दोस्तों की इन्हीं बातों को सुनकर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भी छोटी उम्र की लड़की से ही शादी करूँगा। इसलिए मैंने अपने घर में अपनी माँ को बोल दिया था कि मैं किसी कम उम्र की लड़की से ही शादी करूँगा, तो वह आप मेरे लिए कोई कम उम्र की लड़की देखें। मेरी बातें सुनकर मेरी माँ से मेरा मुंह देखने लगी और कहने लगी, कैसे बेशर्म जैसी बातें कर रहा है। अरे छोटी उम्र की लड़की का पता नहीं घर को संभाल भी पाएगी या नहीं। अपनी उम्र के हिसाब से लड़की लेकर आएगा तो वह हमारे घर को भी संभालेगी और तुझे भी संभालेगी। लेकिन मैंने मम्मी की एक नहीं सुनी। मैंने शादी करनी है तो कम उम्र की लड़की से करनी है, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगा। मेरी खुद की उम्र 34 साल की हो चुकी थी। मुझे पत्नी चाहिए थी कम उम्र की। मैं अपने घर का इकलौता बेटा था। मजबूरन मेरी माँ को मेरी बात माननी पड़ी और उन्होंने मेरे लिए कम उम्र की लड़की ढूंढना शुरू कर दी। जल्द ही एक ऐसी लड़की मिल गई जो मुझे भी पसंद आई और मेरी माँ को भी। उस लड़की की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 साल होगी। उसका नाम अवंतिका था और फिर चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। आज मेरी शादी थी और मेरी दुल्हन सुहाग की सज पर बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं बेहद खुशी के आलम में अपने कमरे में दाखिल हुआ जहाँ मेरी नई नवेली दुल्हन अवंतिका बैठी हुई थी। अवंतिका बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को देखकर मैं हैरान भी था और खुश भी था। अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए आगे बढ़ा और उसके सामने जाकर बैठ गया। न जाने कितनी देर तक मैं उसके हुस्न को देखता रहा और दिल ही दिल खुश होता रहा कि मुझे कितनी कम उम्र की और सुंदर पत्नी मिली है। वो बहुत ही मासूम लग रही थी। इससे पहले मैंने अवंतिका को सिर्फ फ़ोटो में ही देखा था, लेकिन सच में तो अवंतिका और भी ज़्यादा सुंदर थी। मैंने महसूस किया कि उसके हाथ पांव कांपने लगे थे। वह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी शायद, और उसे डरा हुआ देखकर मुझे खुशी भी हो रही थी। मेरे दोस्तों की पढ़ाई ही पट्टी मेरे आंखों पर बंधी हुई थी। उन्होंने मुझे समझाया था कि अपनी पत्नी की ज़्यादा तारीफ़ मत करना। पहले ही रात में उसे इतना डरा धमका कर रखना कि तुझ पर हावी ना होने पाए, नहीं तो बाद में तू उसे काबू नहीं कर पाएगा। मैंने उसको एक अंगूठी देते हुए कहा कि लो इसे पहन लो, लेकिन उसने मेरे हाथ से लेकर सामने टेबल पर रख दी। उसकी यह बात मुझे बहुत बुरी लगी। मैंने उससे कहा कि इसे पहन लो। उसने कहा कि मुझे अंगूठियाँ पसंद नहीं। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, लेकिन मैं इतनी खूबसूरत रात को गुस्से के कारण बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैंने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिया तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मेरी पत्नी ने अपना हाथ मेरे हाथों से एकदम से खींच लिया और उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन हो गए जैसे उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। उसके हाथ पैर डर के मारे कांप रहे थे। मैं अभी उसे कुछ नहीं बोला था, तभी डर के मारे वह बेहोश हो गई। उसको बेहोश होते देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। अब मैं क्या करूं? क्योंकि अगर मैंने बाहर जाकर सबको बताया कि दुल्हन शादी की पहली रात को ही बेहोश हो गई, तो सब लोग इस बात का गलत मतलब निकालेंगे और फिर मेरी कितनी बदनामी होगी। मैं किसी से नज़रें मिलाने के लायक नहीं रहूँगा। अपने हिसाब से मैंने उसे होश में लाने की भरपूर कोशिश की। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, उसे झिझोड़ कर होश में लाने की कोशिश की, तब भी वह होश में नहीं आई।
तो मैं परेशान से कमरे के अंदर ही चक्कर काटने लगा और सोचने लगा कि यह समस्या किसके सामने ले जाकर रखूं। मेरे माँ बाप तो पहले ही बड़ी उम्र की लड़की लाना चाहते थे ताकि वह घर का सारा काम संभाल सके। मेरी माँ का कहना था कि एक 17-18 साल की लड़की क्या काम करेगी। मेरी माँ ने कहा ऐसी बहू होनी चाहिए जो कि बहुत ही सुघड़ हो, बहुत ही सल्लेटेदार हो और घर को संभाल सके। सबला की मर्जी के खिलाफ मैंने अपनी मर्जी से कम उम्र की लड़की से शादी की। अब अगर मैं कहूँ कि वह बेहोश हो गई तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि कम उम्र की लड़की से शादी करोगे तो यही होगा। जब पूरा 1 घंटा गुजर गया और वह होश में नहीं आई तो मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उसकी हंसी मुझे और भी गुस्सा दिलाने लगी। मैंने उसे कहा कि हंसने का और मजाक उड़ाने का वक्त नहीं है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं घर वालों में से किसी को कुछ नहीं बताना चाहता, बस किसी तरह वह होश में आ जाए। मुझे ठंडे पसीने आ रहे थे, सर्दी में भी। मेरे दोस्त की पत्नी डॉक्टर थी, इसलिए मैंने उसे फ़ोन किया था। शायद यहाँ से मेरी कोई मदद हो जाएगी। मेरे दोस्त ने कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी पत्नी को तेरे घर लेकर आ रहा हूँ। उसकी यह बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि शादी ख़त्म हो चुकी थी। मेहमान अपने अपने घरों को जा चुके थे, घर वाले सोने की तैयारियां कर रहे थे। ऐसे में उसके घर आ गई तो फिर सब लोग क्या सोचेंगे। ज़रूर उन लोगों को समझते देर नहीं लगेगी कि ज़रूर दुल्हन के कमरे में कुछ गड़बड़ है। मैं अपने आप पर सुझलाने लगा कि क्यों बेकार में मदद मांग बैठा। ऐसा लग रहा है कि जैसे यह बात तो मेरे ही गले पड़ गई है और फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान होने वाला है। मैंने उसे साफ मना कर दिया कि अपनी पत्नी को मेरे घर मत लाना, मेरी बदनामी हो जाएगी, मुझे सवाल जवाब किए जाएंगे। उसने कहा ठीक है, परेशान मत हो, मैं फ़ोन पर ही अपनी पत्नी से बात करवा देता हूँ। अपने दोस्त की यह बात मुझे ठीक लगी और मैं उसकी डॉक्टर पत्नी से बात करने लगा और अवंतिका को होश में लाने की तरकीबें पूछने लगा। मेरे दोस्त की पत्नी ने मुझे कहा कि अवंतिका के पैरों के तलवों पर मालिश करो और उस पर कंबल डाल दो क्योंकि सर्दी है। इस तरह से गर्माहट मिलेगी और वह होश में आ जाएगी। मैं यही सब कुछ कर रहा था, मैंने सब कुछ कर लिया, फिर भी उसे होश नहीं आ रहा था। मेरा दोस्त पीछे से बड़बड़ा रहा था और उसकी पत्नी मुझे तरीके बता रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, इसलिए मैंने अचानक ही बोल दिया कि अवंतिका को होश आ गया है। दरअसल मैं यह सारी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा कि अवंतिका होश में आ चुकी है। हालांकि अवंतिका अभी तक होश में नहीं आई थी। मैंने उन लोगों को धन्यवाद किया और फ़ोन काट दिया। परेशान होकर मैंने अपना सर अपने हाथों में थाम लिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। तभी मेरी नज़र उस साइड टेबल पर रखी दवाई की शीशी पर गई और उस दवाई को देखते ही मेरे पैरों तलों से ज़मीन निकल गई, क्योंकि यह दवा टेबल पर दवाई नींद की थी। शीशी में अवंतिका ने पानी पिया था, उसमें भी थोड़ी सी दवा लगी हुई थी और जिस गिलास में लगी हुई थी, इसका मतलब मेरी पत्नी अवंतिका ने जानबूझकर बेहोशी की दवा खाई थी और जाहिर था कि दवा को अपना असर करने में थोड़ा वक्त लगेगा। जितनी देर में उससे बातें कर रहा था इतनी देर में दवाई ने असर कर दिया था और वह बेहोश हो गई। यह दवाई अगर उसने खाई थी तो फिर उसे कोई भी होश में नहीं ला सकता था। मैंने अपनी पत्नी को हैरान होकर देखा। मुझे तो बहुत ही मासूम लड़की लगी थी, लेकिन वह बिल्कुल नहीं थी। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, सोच सोचकर कि मेरा दिमाग फटने लगा कि आखिर यह सब क्या है।
मेरी पत्नी ने अपने ही सुहाग रात में खुद को बेहोश क्यों कर लिया था? क्या वह मेरे साथ वक्त गुजारना नहीं चाहती थी? क्या वह मुझे पसंद नहीं करती? पूरी रात मैं इसी उलझन में रहा। सुबह लगभग 4 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं अभी 15-20 मिनट पहले ही सोया था। बैठे बैठे ही मेरी आंख लगी थी। मैंने जाकर बाहर देखा तो मेरी मम्मी खड़ी थी। उनको देखकर मैं हैरान हो गया। इस समय तो हमारे घर में कोई नहीं जागता। सुबह को इतनी जल्दी नहीं जागती थी और आज तो शादी की कोई रस्म भी नहीं करनी थी, क्योंकि मैंने घर में पहले ही कह दिया था कि अब मम्मी भी जितनी भी रस्में करनी है वह एक दिन छोड़कर करना, क्योंकि शादी के कामों के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। मम्मी बोली, तुम अभी तक उस कमरे में क्या कर रहे हो? चलो निकलो बाहर। मैं हैरानी से मम्मी को देखने लगा। मम्मी, मेरी अभी अभी शादी हुई है, यह मेरा कमरा है। अगर मैं यहाँ नहीं सोऊंगा तो कहाँ जाऊँगा? मेरी बात सुनकर मम्मी बोली कि हमारी ये ख़ानदानी परंपरा है कि शादी की पहली रात दूल्हा दुल्हन शादी वाले कमरे में बहुत देर तक नहीं रुकते। सुबह होने के पहले ही उन्हें कमरे से निकालना होता है, नहीं तो यह अशुभ माना जाता है। मम्मी, जमाने में भी आप शुभ अशुभ के चक्कर में पड़ी हुई है। मेरी बात सुनकर मम्मी ने मुझे एक ज़ोरदार डांट लगाई। मजबूरन मैंने कहा, ठीक है मम्मी, चलिए चलते हैं। मम्मी ने कहा, नहीं तुम जाओ, मुझे दुल्हन से कोई काम है। मैंने कहा, भला आपको दुल्हन से क्या काम है? जो भी काम है वह बाद में करना। मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ को पता चले कि मेरी पत्नी बेहोश हो गई है, क्योंकि वह तो यही समझती है कि वह मेरी वजह से बेहोश हुई है। मेरी माँ ने कहा है कि पागल, शादी तो तूने कर ली है, लेकिन और भी कुछ ज़रूरी बातें होती है जो दुल्हन से पूछना है, और मैं वही ज़रूरी बातें दुल्हन से पूछने जा रही हूँ। पता नहीं तेरे दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। शादी की सारी रस्में खैरियत से निकल गई। रात को जब मैं कमरे में आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि आपके लिए खाना लगा दूँ। मम्मी ने कहा है कि हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। साथ में खाना खाने से प्यार बढ़ता है। मैंने कहा कि मैं बाहर खा लूँगा। अवंतिका कहने लगी कि मम्मी कह रही है कि साथ में खाने के लिए साथ में खाने से प्यार बढ़ता है। मैंने अपनी पत्नी को घूर कर देखा। मेरे सामने तो प्यार मोहब्बत की बातें ना करो। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें बहुत ही मासूम समझता था, लेकिन इस मासूम सी शक्ल के पीछे इतना बड़ा राज छुपा है, मुझे मालूम नहीं था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारा क्या करूं। मैं घर में किसी से कुछ कह भी नहीं सकता था। यह मेरी इज्जत का भी सवाल है। मजबूरी में ही सही, मुझे तुम्हें अपने साथ रखना पड़ेगा, लेकिन तुम मेरे दिल में कभी भी दाखिल नहीं हो पाओगी। मैंने अपनी पत्नी को लेकर ना जाने क्या क्या सपने सजाए थे, लेकिन तुमने मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए। बताओ तुमने यह सब कुछ क्यों किया? हम दोनों के बीच रात कुछ ऐसा नहीं हुआ था। फिर तुमने मम्मी के सामने ऐसा जाहिर क्यों किया जैसे हमारे बीच सब कुछ हो चुका है? ऐसा करके तो मम्मी के नज़रों में एक अच्छी बहू साबित हो गई, और अगर मैं मम्मी के सामने जाकर तुम्हारी सच्चाई बताऊं तो उल्टा मेरी ही बदनामी होगी, क्योंकि तुमसे शादी करने का फ़ैसला मेरा था, मेरे घर वालों का नहीं। तुमने शादी की पहली रात मेरे साथ यह सब कुछ क्यों किया? तुमने क्यों रात को बेहोशी की दवा खा ली? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? तुमने इसलिए दवा खाई क्योंकि तुम्हें मेरा चेहरा ना देखना पड़े? बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? अगर मैंने अपने पत्नी को लेकर ना जाने क्या क्या सपने सजाए थे, लेकिन तुमने मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए। बताओ मुझे धोखा क्यों दिया? कौन है तुम्हारे दिल में? किससे वफाएं निभा रही हो? किसको अपने दिल से अभी तक नहीं निकाल पाई हो? मेरी बात सुनकर अवंतिका ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, आप एक बार मेरी बात तो सुन ले। मैंने कहा, क्या बात है? मेरी बात सुनकर वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर रोते हुए बोली, मैं नहीं बता सकती, मुझे शर्म आती है। मैं हैरत से अवंतिका का मुंह देखने लगा। मैंने अपना सिर पीट लिया। अजीब लड़की है, खुद ही कहती है मेरी बात तो सुन लो, और खुद ही कहती है मुझे शर्म आती है। अपना सहारा हाथों में थामे मैं बैठा था, और लाओ कम उम्र की लड़की, अब झेलो उसे। मैंने अपने दिल में सोचा। मैं अवंतिका को रोता हुआ छोड़कर गुस्से में अपने कमरे से बाहर निकल आया।
हमारे घर में अभी भी कुछ रिश्तेदार रुके हुए थे। अवंतिका सबके सामने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती जैसे हम दोनों में कितना प्यार हो। हम दोनों को यूँ करीब करीब देखकर सारे रिश्तेदार आपस में बातें करते कि तुम्हारे बेटा बहू में तो बहुत प्यार है, भगवान दोनों की जोड़ी तो सलामत रहे। और उन दोनों की बातें सुनकर मम्मी गर्व से सिर उठाकर कहती, हाँ भाई, आखिर बेटा किसका है? मैंने उसको ऐसे ही संस्कार दिए हैं, अपनी पत्नी के साथ प्यार से रहो। मैं आम रिवायती सासों की तरह नहीं हूँ जो अपने बेटा बहू में लड़ाई करवाए। सब लोग मुझे खुशकिस्मत समझ रहे थे, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल उल्टा था। हमारी शादी को 5 दिन हो चुके थे और मैंने अवंतिका को छुआ भी नहीं था। अब तो मुझे एहसास होने लगा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे किसी समझदार लड़की से शादी करनी चाहिए था। कम से कम आज मेरी ज़िंदगी ऐसी तो ना होती। अगर उसे कोई समस्या होती, कोई परेशानी होती तो कम से कम खुलकर मुझे बता तो देती। अब तो मैं कभी कभी यह भी सोचने लगा कि मुझे मम्मी को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन फिर मैं अपने आप को रोक लेता, क्योंकि फिर मम्मी मुझे ही ताने देती कि और लाओ कम उम्र की दुल्हन, अब तुम ही उसे झेलो। और फिर मम्मी जो सबके सामने सिर उठाकर चल रही थी, उनका सर भी झुक जाना था। रात को मैं जब अवंतिका के कमरे में गया, वह शीशे के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। अवंतिका को देखकर मेरा दिल बेकाबू होने लगा। खुद को और ज़्यादा नहीं रोक सका और अवंतिका को पीछे से बाहों में भर लिया। मेरा इतना करना था कि अवंतिका ऐसे डर गई जैसे पता नहीं उसको शेर ने पकड़ लिया हो, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। एक बार तो जी में आया कि रोती है तो रोती रहे, आज तो मैं इसे जी भर के प्यार करके ही रहूँगा। लेकिन बस इतनी सिसक के रो रही थी कि पता नहीं उस पर कितना जुल्म हो रहा है। उसको इस तरह रोता हुआ देखकर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता था कि मैं उसके पास जाऊं। माना कि अवंतिका बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं भी कम नहीं था। मैं भी अच्छा खासा स्मार्ट था। फिर पता नहीं अवंतिका अपनी यह समस्या किसी और को समस्या बताकर ऐसे इंसान के सामने रखी जो ना मेरा रिश्तेदार था ना मेरा दोस्त। उस इंसान ने कहा कि कुछ लड़कियां बहुत सामास होती है, उन्हें प्यार की ज़रूरत होती है। अगर ऐसी लड़कियों के साथ प्यार से बर्ताव किया जाए तो वह धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अवंतिका पर तो प्यार का भी असर नहीं हो रहा था। मैं उसके साथ बहुत ही प्यार से पेश आता। दिन भर वह मेरी बातों को हंस कर जवाब देती, लेकिन रात होते ही मुझसे ऐसे दूर भागती जैसे मैं उसे खा लूँगा। एक दिन मैंने अवंतिका से पूछा, अवंतिका बस एक बात का जवाब दो, उस रात तुमने अपने आप को बेहोश क्यों कर लिया था? मेरी बात सुनकर अवंतिका कुछ देर तो खामोश रही, फिर बोली, मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे नफ़रत करें। मैं नहीं चाहती कि क्या आप मेरे पास नहीं आए तो आपको मुझसे नफ़रत हो जाए, और मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे नफ़रत करें। अवंतिका की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने अवंतिका से कहा, तुम्हारे पास आने से मुझे नफ़रत कैसे हो सकती है? तुम तो मेरी पत्नी हो। हम लोग जितना पास आएंगे हमें एक दूसरे से उतनी ही मोहब्बत बढ़ेगी, फिर नफ़रत कैसे हो सकती है? वो बोली, मेरे घर वालों को आपके घर वालों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए था। मेरे घर वालों को यह बात पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर आप समझ रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई और है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो चाहकर भी अपनी ज़िंदगी में किसी लड़के को शामिल नहीं कर सकती। तो यह बात आप अपने दिमाग से निकाल दें कि मेरे दिल में कोई और लड़का है। अवंतिका की बात सुनकर मुझे खुशी हुई। चलो, अवंतिका की लाइफ में कोई और लड़का नहीं है। लेकिन दूसरी बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। उसने बोलना जारी रखा, बल्कि मुझे तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ़ कर दें, मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। अवंतिका की बातें मुझे उलझा रही थी। अवंतिका, जो कुछ कहना है साफ साफ एक ही सांस में कह दो। तुम्हें जो कुछ भी समस्या है मैं उसको सुलझाने की कोशिश करूँगा। आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ, तब मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो। लेकिन प्लीज़ मुझे और ज़्यादा परेशान मत करो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। और एक बात अच्छे से ध्यान में बैठा लो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अब तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी बिताऊँगा, इसलिए तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो और अपनी परेशानी मुझे बता सकती हो। फिर अवंतिका ने मुझे एक ऐसी बात सुनाई जिसे सुनकर मेरे पैरों तलों से ज़मीन निकल गई। अवंतिका बोली, मुझे एक ऐसी बीमारी है जो जन्म कुछ लड़कियों में पाई जाती है। मुझे आज तक कभी पीरियड नहीं हुए। मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर गई। डॉक्टर ने कहा था तुम्हारी बेटी कभी माँ नहीं बन सकती, और डॉक्टर ने यह भी कहा कि आप अपनी बेटी की शादी मत करना, क्योंकि आपकी बेटी माँ न बन पाने के साथ साथ अपने पति को शारीरिक सुख भी नहीं दे पाएगी।
शायद मम्मी डॉक्टर की बात को मान भी लेती, लेकिन पता नहीं किससे मम्मी के कानों में भर दिए कि इस बीमारी का इलाज होता है। फिर बस लालच में आकर और अपने सर का बोझ उधार कर मेरी माँ ने मुझे आपके पल्ले बांध दिया। लेकिन मुझे माफ़ कर दो, इससे मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने अपनी माँ को बहुत मना किया कि मेरी शादी मत करें, लेकिन वह नहीं मानी। बस इसलिए उस रात को मैंने खुद को बेहोश कर लिया था, क्योंकि आपको मेरे पास आने के बाद सिवाय निराशा कुछ हाथ नहीं आता। इतना कहते कहते अवंतिका रोने लगी। रोते हुए बोली, मैं जानती हूँ आपको कोई खुशी नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई। तुमसे प्यार कर बैठा, सोचा था कि तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चली जाऊंगी, लेकिन दिल के हाथों में मजबूर हो गई। जी चाहता है कि पूरी ज़िंदगी तुम्हारी बाहों में बीत जाए, लेकिन मैं जानती हूँ ऐसा मुमकिन नहीं है। आप मुझे छोड़ सकते हैं और अपनी पसंद की किसी दूसरी लड़की से शादी कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं जो इतने दिन तक आपने मेरा भरम रखा। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अवंतिका की बातें एक के बाद एक मेरे सिर पर बम की तरह गिर रही थी। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इतनी प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की के साथ ऐसा हो सकता है। अवंतिका के दूर जाने के ख्याल से ही दिल में हुक सी उठी थी। मैं अवंतिका को किसी भी बल पर खोना नहीं चाहता था। कुछ ही दिनों में मुझे अवंतिका से मोहब्बत हो गई। यह जानकर खुशी हुई कि अवंतिका मुझसे प्यार करती है। अगले ही दिन मैं अवंतिका को एक अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा, हाँ कुछ लड़कियों को यह बीमारी होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बिल्कुल ठीक नहीं होगी। ऐसी लड़कियां कभी माँ नहीं बन सकती या फिर वो शारीरिक संबंध नहीं बना सकती है। इस बीमारी का इलाज हो सकता है, लेकिन थोड़ा महंगा और लंबा होता है। आपकी पत्नी को लंबे समय तक दवाइयाँ लेनी होगी, साथ ही साथ आपकी पत्नी का एक छोटा सा ऑपरेशन भी करना पड़े। बस आपकी पत्नी को आपके प्यार और विश्वास की ज़रूरत है। आज हमारा देश इतना आगे निकल चुका है, लेकिन इस तरह की बीमारी को लेकर आज भी पिछड़ा हुआ है। आज भी इस तरह की बीमारी को लेकर खुलकर बातें नहीं की जाती है और लड़की को दोषी ठहरा दिया जाता है और लड़की खुद को दोषी मानने लगती है। शायद इसलिए तुम्हारी पत्नी इतना ज़्यादा डरी हुई थी, तुम्हें अपने पास नहीं आने देती थी। इस बीमारी से ग्रस्त लड़कियां कभी कभी दिमागी मरीज बन जाती है। इसीलिए आप अपनी पत्नी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। उसे बताएं कि सब कुछ नॉर्मल है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी और दुनिया में वो अकेली ऐसी लड़की नहीं है जो इस बीमारी से जूझ रही है। न जाने कितनी लड़कियां इस बीमारी से ग्रस्त हैं। घर आकर मैंने अवंतिका को विश्वास दिलाया कि वह जल्दी ठीक हो जाएगी। आज मैं खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। मैंने अपनी पत्नी अवंतिका को बहुत ध्यान रखा। जो कुछ भी हुआ था उसमें अंकिता का कोई गलती नहीं किया। मैंने अवंतिका से कहा कि तुम इस बात से किसी को मत बताना, मैं तुम्हारा पूरा जितना भी पैसा लगेगा सब खर्चा करूँगा। अगर हम किसी न किसी बहाने से डॉक्टर के पास जाने लगे। धीरे धीरे मेरे प्यार और डॉक्टर की दवाइयों से अवंतिका ठीक हो रही थी। डॉक्टर ने अवंतिका का एक छोटा सा ऑपरेशन भी किया था। तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर अवंतिका ने 2-3 दिन बहुत ध्यान रखा। जो कुछ भी हुआ था उसमें अवंतिका का कोई गलती नहीं था। हमारी शादी को 8 महीने गुजर गए। अवंतिका बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन मैं अवंतिका को थोड़ा और समय देना चाहता हूँ। जब तक अवंतिका खुद को सहज महसूस नहीं करती तब तक मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। लेकिन उस रात जब अवंतिका ने खुद ही पहल करते हुए मेरे ओठों पर अपना ओठ रख दिए तो मैं खुद पर काबू नहीं कर पाया। मैंने कसकर अवंतिका को बाहों में भर लिया और फिर वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन रात बन गई। थैंक यू दोस्तों कहानी को पूरा सुनने के लिए। अगर कहानी आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक नए कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।